हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जाना था। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मास डेंसिटी क्या है, वेट डेंसिटी क्या है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, क्या यूनिट होती है, और थोड़ा हमने विस्कोसिटी के बारे में जाना है। क्लियर हो रही है बात? अब हम थोड़ा सा विस्कोसिटी के बारे में और जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो ख़त्म की थी बात, हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात ख़त्म करी थी बच्चे? हमने लास्ट लेक्चर में कहा था आपसे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। ये है ना हमारे पास। ये क्या होता है डी थीटा बाई डी टी? डी थीटा बाई डी टी इज वॉट? रेट ऑफ, मैंने बताया था आपको क्या होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्योंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं हम शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और डी यू बाय डी वाई क्या है? यू क्या है? वेलोसिटी। यू है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी थी? एलिमेंट की, जो हमने एलिमेंट माना था। अभी बता देता हूं, देखो कैसे किया था वो। ये है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किससे वेरी कर रही है? वेलोसिटी वेरी कर रही है इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है, फ्लूइड्स की बात आती है। अब कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, लीनियर प्रोफाइल के, नॉन लीनियर प्रोफाइल के? तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। यहाँ से कहानी समझ में आएगी, फिर बताएंगे हम न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, कि विस्कोसिटी कैसे चेंज होगी। इससे पहले यूनिट ले लेते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की यूनिट लेने के लिए हमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, ठीक है। तो हेडिंग सही थी बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देखो बच्चों, फ्लूइड जो है ना, वो मेनली जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। एक ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर, वो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और द फ्लूइड मैकेनिक्स विच इज रिलेटेड टू द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज कॉल्ड द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज the fluid mechanics is of two type. One is incompressible fluid mechanics and another one is the compressible fluid mechanics, ठीक है। हम कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे जिसमें डेंसिटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो चला जाता है मैक नंबर पे, नोजल में, डिफ्यूजर में, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। उसे कंप्रेसिबल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हम दो फ्लूइड पढ़ते हैं, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डेंसिटी कांस्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो दो टाइप के हैं आपके। एक है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अभी बताएंगे क्या होती है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बच्चे जो होते हैं, ध्यान रखेंगे, देखो हमारे फ्लूइड जो है, एक है हमारा टाइम डिपेंडेंट, एक है टाइम इंडिपेंडेंट। एक है टाइम इंडिपेंडेंट, एक है टाइम डिपेंडेंट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं? टाइम डिपेंडेंट होता है, इसमें देखो सबसे पहला होता है टाइम डिपेंडेंट में आपका रियोपैक्टिक। टाइम डिपेंडेंट है रियोपैक्टिक, रियोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक,
थिक्सोट्रॉपिक। इंडिपेंडेंट में कौन कौन सा है? पहला है डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, दूसरा है सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, ठीक है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तीसरा है आपका बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक जो है इंपॉर्टेंट है, बिंगम प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें यील्ड शेयर के बाद जाके डिफॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड समझना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या, फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पढ़ना है, तो हेडिंग डालेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हेडिंग है आपकी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, याद रखेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, according to the Newton law of viscosity, shear stress of the fluid particles, shear stress of the fluid, shear stress of the fluid particle always directly proportional to the proportional to the rate of shear strain, or velocity gradient, क्लियर हो गई बात? और वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है न्यूटन सर, हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो न्यूटन सर कह रहे हैं कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और वेलोसिटी पहले वाला फॉर्मूला उठाऊंगा, उससे क्या निकल के आएगा वो भी देखेंगे। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट जो होता है उसे ही कहते हैं विस्कोसिटी, उसे ही क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। ध्यान रखना ये है हमारी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। और एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है इसका कि म्यू डी यू डिवाइड बाय डी टी। क्लियर हो रही है बात? पहले वाला फॉर्मूला जो है उसका क्या यूज है, दूसरे वाला फॉर्मूला उसका क्या यूज है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो पहले वाले फॉर्मूले को उठाओ, हमने कहा कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू दी डी यू डी थीटा बाय डी टी। यानी कि अगर मैं यहां से ये बात कहूं क्या कि जो म्यू है वो है शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय डी थीटा बाय डी टी। अब मेरे पास दो फ्लूइड हैं, अब मेरे पास है फ्लूइड 1, हमने कहा यहाँ पर हमारा फ्लूइड 1 और यहाँ पे हमारा फ्लूइड 2, दो एग्जांपल है हमारे। मैंने कहा कि फॉर द सेम शेयर स्ट्रेस, कि शेयर स्ट्रेस इसकी भी हमारी क्या है? सेम, इसकी भी शेयर स्ट्रेस क्या है? सेम। क्लियर हो गई बात? तो अगर सेम शेयर स्ट्रेस है तो विस्कोसिटी जो है, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, पहले इसे समझो, एग्जाम्पल तो बाद की बात है, ठीक है, एग्जाम्पल बात की बात है, पहले इसको समझो। हम कहेंगे फॉर सेम और गिवन शेयर स्ट्रेस, फॉर गिवन शेयर स्ट्रेस,
हम क्या कहेंगे कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। अब इससे निकल के क्या आएगा देखो, अब इससे क्या निकल के आना है ये देखो कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यही तो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मेरी विस्कोसिटी ज्यादा है तो डी थीटा बाई डी टी मेरा कम होगा, यही तो मतलब है इसका। और अगर मेरी विस्कोसिटी कम है तो डी थीटा बाई डी टी मेरा ज़्यादा होगा, ये मतलब है इस चीज़ का। तो मेरे पास दो फ्लूइड है, मैंने बोला कि मेरे पास एक फ्लूइड 1 है, एक मेरे पास फ्लूइड 2 है। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसकी, इसकी विस्कोसिटी। तो ये जो F1 है फ्लूइड 1, इसकी विस्कोसिटी μ1 है। F2 जो है फ्लूइड 2, इसकी विस्कोसिटी μ2 है। और मैं ये कह रहा हूं कि μ1 इज ग्रेटर देन है μ2। तो जब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है तो मैं क्लियरली कह सकता हूं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा उसका एंगल कम होगा, तो पहले वाले का जो एंगल है वो कम बनेगा, पहले वाले का जो एंगल है वो बच्चे बनेगा कम, ठीक है। ये होगा हमारा डी थीटा पहले वाले का। तो जब इसका एंगल कम बनेगा तो ये मोशन मुझे क्या मिलेगा, स्लो। यहाँ पर मोशन क्या मिल रहा है मुझे, ये मोशन ही तो बता रहा है, मोशन है स्लो, क्योंकि ये डिस्टेंस कम बनेगी। क्लियर हो रही है बात। दूसरे वाले के केस में जैसे दूसरा है जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसका मोशन ज़्यादा मिलेगा, इसका डी थीटा 2 ये 1 मान लो, ठीक है, तो ये ज़्यादा मिलेगा, तो ये मोशन मुझे फास्ट मिलेगा। यहाँ पे मोशन क्या मिलेगा, फास्ट। तो समझने की बात क्या है बच्चों, समझने की बात क्या है कि अगर हम फॉर सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस पे बात करें किसी भी दो फ्लूइड की, तो जो मुझे बहुत तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देता है, शेयर स्ट्रेस सेम लेवल की बात क्या है, हम कह रहे हैं कि सेम फोर्स लगा रहे हैं, मुझे पता है। देखो सेम स्ट्रेस की बात क्या है, सेम स्ट्रेस की कहानी क्यों ले रहे हैं हम, सेम स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, वाई, बिकॉज शेयर स्ट्रेस इज द फोर्स अपॉन एरिया। एरिया मैंने दोनों का सेम किया, दोनों का प्लेट का एरिया सेम है, सेम। तो मैं कह रहा हूं कि फोर्स हम सेम लगा रहे हैं दोनों फ्लूइड में। अगर मेरा एरिया भी सेम है, जिस क्या है कि दो फ्लूइड है वो सेम एरिया पे फ्लो कर रहे हैं, तो मैं अगर समान फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रेस समान हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार समान शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं कि मैंने दोनों पे सेम फोर्स लगाया, दोनों पे सेम फोर्स लगाया, तो जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है वो कम मूव करेगा, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है वो कम मूव करेगा, और जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम है वो ज्यादा मूव करेगा। यानी ये मोशन मुझे ज्यादा किसका मिलेगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। उसमें रेजिस्टेंस कम होगा जिसमें मोशन मुझे फास्ट मिल रहा है। तो मैं क्लियरली यहां से कह सकता हूं ना, डी थीटा 2 इज ग्रेटर देन डी थीटा 1, कह सकता हूं ना, कह सकता हूं। तो आपको क्या नोट करके ध्यान में रखना है कि जिस किसी भी की विस्कोसिटी मोर होगी उसका मुझे मोशन मिलेगा ज्यादा, मोशन मिलेगा फास्ट। यानी कि मैं मूविंग कंडीशन से ही बता सकता हूं, ठीक है, मैं मूविंग कंडीशन से ही बता सकता हूं कि अगर मुझे, मैं मोशन को देख के ही बता दूंगा कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का इतना इंपॉर्टेंट मतलब है कि मोशन देख के बता दोगे। कंपैरिजन जब करना है ना दो फ्लूइड्स के बीच में, तो आप क्लियरली मोशन को देख के बता दोगे यार इसका मोशन कम हो रहा है तो इसकी विस्कोसिटी भैया ज्यादा है, इसका मोशन ज्यादा है भैया इसकी विस्कोसिटी कम है, सीधी सी बात है, ठीक है। विस्कोसिटी जो है मरकरी की वो वाटर से ज्यादा होती है, मरकरी ज्यादा तेजी से फ्लो करता है वाटर के कंपैरिजन में, सेम फोर्स में, ठीक है। विस्कोसिटी मरकरी की ज्यादा है, विस्कोसिटी मरकरी की ज्यादा है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। कौन सी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, हम बात कर रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो
सेम लेवल पे वाटर से ज़्यादा फ्लो करता है मरकरी, लिक्विड मेटल है वो रुकता ही नहीं है, भागता रहता है इधर से उधर। तो यहाँ पर नोट करके ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो विस्कोसिटी है मरकरी की वो वाटर से ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। और आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। मरकरी की विस्कोसिटी ज़्यादा है वाटर की विस्कोसिटी के कंपैरिजन में, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बात बिल्कुल भी आप मिसगाइड मत करना, जिस किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, बिल्कुल गलत बात है। दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग जगह है। जिस किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका कतई मतलब नहीं है उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। वाटर को उठा के देख लो, वाटर की डेंसिटी एक 1000 kg पर मीटर की क्यूब है, लेकिन विस्कोसिटी बहुत ही कम है। तो ये ध्यान से समझेंगे, क्योंकि डेंसिटी होती है ड्यू टू मास, मास की वजह से डेंसिटी है। विस्कोसिटी जो है मास की वजह से नहीं है, ध्यान रखना बच्चे। विस्कोसिटी का मास से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर जाएगी। पैरामीटर्स नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज हमेशा प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट रहती हैं, ध्यान रखना इस बात का। डेंसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है विस्कोसिटी से, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, एक मास की वजह से है, एक मोशन की वजह से, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मिसगाइड मत करना। तो डेंसिटी यहाँ पे मरकरी जो की विस्कोसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी। क्लियर हो रहा है पॉइंट ये, ठीक है। चलिए, और सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्सेस आपके मरकरी के ज़्यादा है, सरफेस टेंशन भी आपका मरकरी का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। चलो, ये हो गई हमारी विस्कोसिटी की कहानी। अब न्यूटन लॉ विस्कोसिटी हम समझ रहे हैं ना, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या था। दूसरा फॉर्मूला था कि जो शेयर स्ट्रेस है, तो शेयर स्ट्रेस है वो कितनी थी हमारी, म्यू डी यू ओवर डी वाई, यही तो था। आप ध्यान से समझेंगे ये डी यू ओवर डी वाई क्या है। देखो, मैंने कहा कि मेरा एक ये सरफेस है, अब मैं आपको असली चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है। मान लो एक सरफेस है और उसके ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा तो सेम वही ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। चलो, मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया वाई डायरेक्शन में, ये मैंने एलिमेंट लिया यहाँ पे इस टाइप का, जिसकी डिस्टेंस कितनी है डी वाई। टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, या प्लेट मान लो एक यहाँ पे कि भैया एक प्लेट है यहाँ पे, ये एक सॉलिड प्लेट है यहाँ पे, एक सॉलिड प्लेट है यहाँ पे, इसको हम मूव करा रहे हैं सर्टेन वेलोसिटी v से। तो नो स्लिप कंडीशन तो यहाँ भी होगी, इस ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी v, ये भी तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से v होगी। तो यहाँ y डायरेक्शन में प्लेट की डिस्टेंस, सरफेस और प्लेट के डिस्टेंस के बीच में मैंने मानी कैपिटल Y। कैपिटल Y इज व्हाट, कैपिटल Y इज द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड प्लेट। ये प्लेट है, मूविंग प्लेट कह सकते हो उसे, मूव कर रही है। क्लियर है। तो y क्या है, y है डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड प्लेट। और v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे कि यहां पे देखो, ये एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, वो जो एलिमेंट लिया था वो यहां लिया था, ये इस तरह से, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस कितनी है डी वाई, ये कितनी है डी यू। तो ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ बना लो दोबारा से, ये छोटा ट्रायंगल जो मैंने बनाया है वो ये है, ये था आपका डी यू डी टी और ये था डी वाई। तो ये वही कहानी है, ये वही कहानी है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा डी थीटा,
तो इसका एंगल भी क्या होगा बच्चे, डी थीटा सेम एंगल ही तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप देखो ध्यान समझेंगे मेरी बात। हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या है, म्यू डी यू ओवर डी वाई, यही तो है, डी यू ओवर डी वाई। क्लियर है? तो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक तो ट्रायंगल बन रहा है मेरा ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ई एफ जी। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, सिमिलर किससे है, ट्रायंगल ई एफ जी से, ट्रायंगल ई एफ जी से। तो जब ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों ध्यान समझेंगे, तो जो डी यू होगा किसके बराबर होगा, डी यू डिवाइड बाय वी इजिकल टू क्या होगा हमारा, डी वाई डिवाइड बाय कैपिटल वाई। भाई सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो, ये कितनी है हमारी, ये हमारी डी यू है ना। तो डी यू किसके बराबर होगी, वाई के, सॉरी वी के। और ऐसे ही ये कितना है, डी वाई किसके बराबर होगा, कैपिटल वाई के। वही लिखा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डी यू डिवाइड बाय डी वाई क्या होगा, वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई। होगा कि नहीं होगा? तो ये इस फॉर्मूले में रख सकते हैं हम कि शेयर स्ट्रेस इजिकल टू क्या होगा हमारा, म्यू डी यू बाय डी वाई था, इसको हम लिखेंगे म्यू वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई। क्लियर है? तो शेयर स्ट्रेस कितनी आई, शेयर स्ट्रेस आ गई हमारी म्यू वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई। और शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या वैल्यू है, फोर्स अपॉन एरिया। तो म्यू वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई, यहां से फोर्स हम निकालेंगे म्यू ए वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई। अब इसमें एक चीज देखनी है बच्चों ध्यान से, ये बात ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ये कौन सी प्रोफाइल है, लीनियर प्रोफाइल है। ये कौन सी प्रोफाइल है, लीनियर प्रोफाइल है। कैसे पता चल रहा है लीनियर प्रोफाइल है, कैसे पता चल रहा है लीनियर प्रोफाइल है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी सिर्फ y की 1 पावर पे डिपेंड कर रही है, y स्क्वायर थोड़ी ना है, y स्क्वायर थोड़ी ना है। तो ये प्रोफाइल कौन सी है, लीनियर प्रोफाइल। तो ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ये जो हमने बनाई है किसके लिए है, ये है फॉर लीनियर प्रोफाइल। ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर लीनियर प्रोफाइल, फॉर लीनियर प्रोफाइल। और रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, ये देखो यहां पर, ये देखो ये रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है। अगर हम लीनियर प्रोफाइल की बात करें कि लीनियर प्रोफाइल के केस में क्या होगा, देखो अगर हम कहें लीनियर प्रोफाइल के केस में क्या होगा, लीनियर प्रोफाइल के अगर हम केस में बात करें तो हम ये लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वी बाय वाई, डी यू बाय डी वाई था ना भाई। हम ये लिख सकते हैं डी यू बाय डी वाई, ये लीनियर प्रोफाइल के लिए नहीं है, ये तो जनरल रिलेशन है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई, लीनियर प्रोफाइल के लिए है फॉर्मूला ये। तो अब अगर मैं लीनियर प्रोफाइल की बात कर रहा हूं तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आ गया वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई, दोबारा आ गया ना यही फॉर्मूला। तो इसका मतलब देखो ध्यान से समझेंगे बच्चे कि जब लीनियर प्रोफाइल है जो v बाय वाई है, लीनियर प्रोफाइल के लिए जो v बाय वाई है किसके बराबर है, डी यू बाय डी वाई के, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि अगर मैं x पे शेयर स्ट्रेस ले लूं और y पे ले लूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, y पे ले लूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस फॉर्मूले से समझेंगे, है ना। तो अब मुझे फॉर्मूला पता क्या है, क्या फॉर्मूला है, म्यू डिवाइड बाय, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी यू बाय डी वाई तो है, ठीक है। ये हमारा किस पे बैठ गया, वाई एक्सिस पे, ये हमारा किस पे बैठा, एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि ये जो भी ग्राफ देगा वो स्लोप देगा प्रोपोर्शनलिटी वाला, है ना भाई। y इजगल टू एम एक्स होता है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो लीनियर प्रोफाइल ही तो होती है। देखो इसको समझो थोड़ा सा बच्चे, यहाँ पर कमजोर, आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बच्चा कमजोर होता है, इसको समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो
मुझे मालूम है जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर मैं कहता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये एक लीनियर प्रोफाइल होती है। लीनियर प्रोफाइल का मतलब क्या है कि स्लोप जो होगी m वो होगी 45 डिग्री। m किसके बराबर? tan थीटा के। tan कितना? 45। m कितना आ जाएगा? 1। स्लोप होगी 45 डिग्री, m नहीं, m होगा 1। m क्या होगा? 1। थीटा होता है मेरा 45। लीनियर प्रोफाइल का मतलब है एंगल बनेगा 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के क्या लिखता हूँ? y इजकल टू एम एक्स। यही तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। c की वैल्यू 0 है। ये कहाँ से पास होगी? फ्रॉम ओरिजिन, पासेस थ्रू दी ओरिजिन से पास होगी। ये हमारी लीनियर प्रोफाइल है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में होती हैं, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वो जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है m, ये होती है स्लोप। ध्यान रखना, ये क्या होती है? स्लोप। ये स्लोप है बिटवीन, ये क्या है हमारी स्लोप? बिटवीन y एंड x डायग्राम। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही अगर मैंने कहा सेम, बिल्कुल सिमिलर, अगर मैं कहता हूं कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है du बाय dy, इसका क्या मतलब है कि जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो जो कुछ भी इंट्रोड्यूस होगा वो स्लोप होगी। तो म्यू du बाय dy। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको ले लूं x एक्सिस पे और इसको ले लूं मैं y पे, तो ये स्लोप नहीं हो जाएगी उस कर्व की? स्लोप ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट की स्लोप नहीं हो जाएगी है? तो यही बताना चाह रहा हूं मैं। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझेंगे। देखो, मैंने कहा कि हमारा शेयर स्ट्रेस क्या है? म्यू du बाय dy है। तो क्लियरली वी कैन से दैट कि म्यू इज द स्लोप ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम। क्लियर होगी बात? ये बात दिमाग में छापेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात दिमाग में छापेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैंने कहा कि मेरा जो शेयर स्ट्रेस है इन वाई डायरेक्शन और x पे मेरा क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो लीनियर प्रोफाइल क्या होगी बच्चे? ओरिजिन से पास होगी, सीधी जाएगी ऐसे। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन किसकी है? जो इस रिलेशन को फॉलो करती हो। ये लाइन किसकी है? जो इस रिलेशन को फॉलो करती हो। चूंकि ये लीनियर प्रोफाइल है तो एंगल बनेगा 45 डिग्री का। चूंकि ये लीनियर प्रोफाइल है, एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो और ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगी? ये होगी विस्कोसिटी के बराबर। किसके? विस्कोसिटी के बराबर। तो विस्कोसिटी इज व्हाट? विस्कोसिटी इज द स्लोप ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम। समझ में आ गई बात? विस्कोसिटी क्या है? तो ये स्लोप है। तो अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये कौन सी प्रोफाइल है? लीनियर प्रोफाइल। कौन सी प्रोफाइल है? लीनियर प्रोफाइल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। ठीक है, अब हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ ली, बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो जो कोई भी फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, लिखेंगे द फ्लूइड which follows the Newton law of viscosity, the Newton law of viscosity, the Newton law of viscosity is called Newtonian fluid. न्यूटोनियन फ्लूइड। समझ में आ गई बात? क्या है हमारा न्यूटन फ्लूइड? न्यूटोनियन फ्लूइड इज व्हाट? न्यूटोनियन फ्लूइड इज द फ्लूइड विच फॉलोज द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है तो इसका एग्जांपल क्या होगा न्यूटोनियन फ्लूइड का? देखो कई एग्जांपल है। सबसे पहला वाटर, वाटर के बाद कैरोसिन,
कैरोसिन के बाद वाटर के बाद कैरोसिन, कैरोसिन के बाद डीजल, डीजल के बाद पेट्रोल, मरकरी, एयर, ये सारे आपके न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये सारे आपके न्यूटोनियल फ्लूइड है जो लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मुझे जब लीनियर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो क्या आया मेरे पास, जब मैं लीनियर प्रोफाइल की बात कर रहा हूं बच्चे तो मेरे पास शेयर स्ट्रेस आती है, शेयर स्ट्रेस भी नहीं हम सीधे कहें, हाँ शेयर स्ट्रेस आती है हमारी म्यू कैपिटल वी डिवाइड बाय वाई, ये याद रखेंगे। और फोर्स के टर्म में क्या इक्वेशन याद रखेंगे, म्यू ए कैपिटल वी डिवाइड बाय वाई। इससे न्यूमेरिकल होंगे, इससे न्यूमेरिकल होंगे, और इससे क्या होगा अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो अब ध्यान से समझेंगे, अब यूनिट डालेंगे, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ, अब यूनिट यहां से डिराइव कर सकते हैं हम, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, नॉट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। देखो हमारे पास शेयर स्ट्रेस क्या है, म्यू वी डिवाइड बाय कैपिटल वाई। शेयर स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, शेयर स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई म्यू। वी क्या है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ना, और वाई क्या है, मीटर, वाई क्या है, मीटर, ये कैंसिल आउट हो गया मीटर, तो विस्कोसिटी कितनी आ गई हमारी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट आ गई ये आपकी, अभी इसकी ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी एसआई यूनिट है जो मैं लिखवा रहा हूं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट याद रखना है कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक चीज और याद रखें, मुझे मालूम है क्या कि जो शेयर स्ट्रेस होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिखाते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, याद रखो। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो है म्यू वी डिवाइड बाय वाई, तो शेयर स्ट्रेस कितनी रखी हमने, पास्कल, म्यू, वी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड, वाई की वैल्यू मीटर, कट गई, तो म्यू की एक यूनिट आ गई पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो गई हमारी, एसआई यूनिट किसकी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी की कितनी आ गई हमारी, पहली आ गई हमारी न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, दूसरी हो गई हमारी पास्कल इंटू सेकेंड, ध्यान रखेंगे पास्कल इंटू सेकेंड। क्लियर हो गई बात, पॉइंट क्लियर है बच्चे, पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये दो यूनिट हो गई हमारी, ऐसा यूनिट किसकी, इसकी डायनामिक विस्कोसिटी की। बात करते हैं सीजीएस में, एक केजी वाली भी देख लेते हैं, केजी वाली भी आती है, देख केजी मीटर पर सेकंड ऐसे करके मुझे याद आ रहा है। एक चीज और देखते हैं, देखो इस यूनिट को देखो, म्यू की क्या यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन क्या है, फोर्स। चलो पहले एक बात करते हैं कि वाई दिस विस्कोसिटी इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी। देखो ध्यान समझेंगे बच्चे, ये जो बैठा है ना यही इसको डायनामिक बना रहा है। कोई भी क्वांटिटी ऐसी, बच्चे मेरी बात ध्यान से नोट करेंगे, कोई भी क्वांटिटी ऐसी जिसमें न्यूटन होता है वो डायनामिक क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स हमेशा डायनामिक क्वांटिटी है, याद रखना। ठीक है, ये इसको बना रहा है डायनामिक, दैट्स व्हाई दिस विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज डायनामिक विस्कोसिटी, क्योंकि इसके में क्या बैठा है, न्यूटन बैठा है। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक यूनिट केजी वाली भी है, एक न्यूटन, यानी कि फोर्स क्या है, देखो न्यूटन। ठीक है, फोर्स की जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू ए, एम इंटू ए, एम को ले लो केजी में, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कर सकते हैं ना, यानी कि मैं एक न्यूटन को ये चीज़ लिख सकता हूँ, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है भैया, ये चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको ये लिख रहा हूँ
तो देखो म्यू कितना था हमारा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना है, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो है। तो एक सेकेंड से सेकेंड काट दो, एक मीटर से मीटर काट दो, तो म्यू की एक यूनिट क्या आ गई हमारी, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। ये ध्यान रखना। तो हमारी एक यूनिट ये हो गई हमारी केजी के टर्म्स में। तो ये सारी एसआई यूनिट है, ये सारी क्या है, एसआई यूनिट है। कौन कौन सी, पहली एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक ही आ गई। दूसरी पास्कल इंटू सेकेंड। तीसरी केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। इन तीनों में से कोई भी यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है पॉइस, हेडिंग डालेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट होती है हमारी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट को देखो, देखो हमारी इसको बदलो, केजी को हमने ग्राम में चेंज किया तो कितना आ गया हमारा, 1000 ग्राम आया कि नहीं आया, डिवाइड बाय मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और सेकेंड तो है ही। तो अब देखो ये कट गया, इससे कितना आचा 10। तो यानी कि म्यू की यूनिट हम देख रहे हैं 10 इंटू ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ये वैल्यू होती है पॉइस, ये वैल्यू कहलाती है पॉइस, यानी कि ये आ गई हमारी 10 पॉइस, 10 पॉइस, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ये यूनिट कहलाती है पॉइस। तो सीजीएस यूनिट जो है हमारी 1 पॉइस किसके बराबर है बच्चे, ध्यान से समझेंगे, 1 पॉइस किसके बराबर है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। अब ये 10 पॉइस क्या आ रहा है, देखो किसको लेके चले थे हम इसको लेके चले थे, हम इसकी सीजीएस यूनिट लेके चले थे। यानी कि मैंने कहा कि 1 केजी पर मीटर इंटू सेकेंड किसके बराबर है, 10 पॉइस के, किसके बराबर है, 10 पॉइस के। ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास म्यू जो आया है वो कितना आया, यूनिट किसके बराबर आई है, हमने कहा 1 केजी पर मीटर इंटू सेकेंड किसके बराबर आया, 10 पॉइस के। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 10 पॉइस। और ये याद रखना क्या, कि 1 पॉइस किसके बराबर है, ये हमारे काम आएगी। 1 पॉइस है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इससे सवाल सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइस इज दी डायनामिक विस्कोसिटी यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। समझ में आ रही है बात, सीजीएस में हम पॉइस कहते हैं, पॉइस मैंने बता दिया किसके बराबर होती है। नेक्स्ट है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, ये रेशियो है, इसे म्यू से हम न्यू से दिखाते हैं, म्यू से नहीं न्यू से लिखेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, टू द डेंसिटी ऑफ fluid, and it is denoted by, it is denoted by mu, mu से दिखाते हैं इसे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या आई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू क्या आएगी हमारी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक
विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कौन सी हम देख रहे हैं, एसआई यूनिट देख रहे हैं। म्यू की कितनी है हमारी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर की क्यूब। तो केजी वाली यूनिट रखो, केजी वाली यूनिट रखो, वो ज़्यादा बढ़िया है। केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की रखो केजी डिवाइड बाय मीटर सेकेंड डिवाइड बाय डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कितनी आ जाएगी, देखो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तीन चीज़ों से मैच करेगी। डिफ्यूजिविटी की यही होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मास डिफ्यूजिविटी की यही होती है। डिफ्यूजिविटी होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी, इनकी वैल्यू जो होती है सेम रहती है यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट देखी कितनी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होती है, ध्यान सकें, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारी स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है स्टोक, नाम है इसका स्टोक। स्ट्रोक मत कर देना इसको, ठीक है, स्टोक है, स्टोक। और याद रखना नोट करके यहाँ पे क्या, कि 1 स्टोक बराबर क्या है, देखो सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या है कि मीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। ठीक है, केजी को किस में चेंज कर दिया, ग्राम में। तो हम बना सकते हैं ना इसको बना सकते हैं, देखो कैसे, केजी को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। इसको हम बना सकते हैं, देखो कैसे, मुझे पता है यूनिट कितनी है, ऐसा यूनिट है मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्टोक होती है, याद रखना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। तो ये क्या है, स्टोक, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 4 स्टोक। तो 1 स्टोक किसके बराबर है, 1 स्टोक किसके बराबर है बच्चे, 1 स्टोक बराबर है हमारी 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, याद रखना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की क्या है, हमारी सीजीएस यूनिट है, स्टोक। और 1 स्टोक किसके बराबर है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हो रही है बात, ये पॉइंट क्लियर है। तो सीजीएस यूनिट हमने देख ली, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हमने देख ली। अब हम वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर का विद विस्कोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं विस्कोसिटी लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, मैं सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, या विद कह दो, विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। देखो हमारे पास दो है मैटर, एक है लिक्विड, एक है हमारे पास गैस और वेपर। दोनों में विस्कोसिटी जो है बच्चे वो अलग अलग तरीके से वेरी करती है। लिक्विड में अलग तरीके से वेरी करती है और गैसेस में वैसे अलग तरीके से वेरी करती है। तो पहले हम बात करेंगे फॉर लिक्विड। हम किसके देख रहे हैं, लिक्विड के लिए देख रहे हैं। अब देखो लिक्विड की एक खास बात क्या है, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो डिस्टेंस है वो गैस के कंपैरिजन में कम है। तो गैस के कंपैरिजन में कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके ज़्यादा होंगे, लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा अच्छे बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस क्या है आपकी, कम है। समझ में आ रही है बात। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, किस पे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से। यानी कि देखो बात समझो मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो क्या होगा, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे
तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, हमने अभी देखा ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, डेंसिटी हमारी कम हो जाती है। तो हो रहा क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहा है, तभी तो हम कहेंगे डेंसिटी हमारी कम आ रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे कम पार्टिकल आएंगे। तो हो क्या रहा है, अगर मैं कहूँ लिक्विड में, देखो क्या हो रहा है, लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये क्या काम करता है, डेंसिटी को मेरी कम करेगा, डेंसिटी को मेरी कम कर दी इसने। अब डेंसिटी कम होने से क्या हो रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हमारे कम हो जा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है हमारे वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहा है हमारे डिक्रीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को यहां लिक्विड में कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं, यहां पर कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं, कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हो आप। कोहेसिव फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज। तो जब कोहेसिव फोर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या उनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं कम हो जाएगा, जब पार्टिकल ही आपके कम हो जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, तो जब पार्टिकल आपके दूर चले जा रहे हैं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। इसकी वजह से क्या होगा हमारा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, क्या होगा, डिक्रीज। तो क्लियरली रेजिस्टेंस क्या है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर है। तो इन लिक्विड्स विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। रीजन, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लेस कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बार बार ध्यान रखो बस इतना ये कि जो मैं बता रहा हूं। तो लिक्विड में क्या होगा, इन लिक्विड्स में, इसको डेफिनेशन में नहीं लिखना, रटना थोड़ी ना है। लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, डेंसिटी हमारी कम हो गई, डेंसिटी कम होने से क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स हमारे, कोहेसिव फोर्स हमारे क्या हुए, कोहेसिव फोर्स हमारे क्या हुए, डिक्रीज। कोहेसिव फोर्स से क्या हुआ हमारा, रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा, रेजिस्टेंस ही तो हमारी वो है विस्कोसिटी, वो भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज। यानी क्लियरली हम कह सकते हैं विस्कोसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी किसमें, लिक्विड में हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। याद रखना ये लिक्विड का केस है, ये क्या है, लिक्विड का केस है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात। बात करेंगे गैस की। देखो गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं कम। गैस में क्या होता है, गैसेस में, गैस में होता है हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, कोहेसिव फोर्स कम है, लेकिन फिर भी वहां पर विस्कोसिटी बढ़ती है। कारण क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। जब आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को हीट करोगे गैस के, तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स इतने कम है कि वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिगजैग मोशन में मूव करेंगे। कोहेसिव फोर्स बहुत कम है, आजादी मिली हुई है इधर उधर भागने की, तो टकराएंगे, टकराएंगे तो एक दूसरे का मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। जितना ज्यादा टकराओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस क्या होती है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल। तो गैस में क्या होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। टकराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यानी कि गैस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का साइन होता है ना, मैं हमेशा एरो से करूंगा, ऊपर माने इंक्रीज, नीचे माने डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हमेशा बढ़ती है, किसमें, गैस में, किसमें, गैस में। तो अगर हम ग्राफ बनाएं विस्कोसिटी और टेम्परेचर का, अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, तो कैसा होगा, देखो यहां पर विस्कोसिटी दिखाओ, यहां टेम्परेचर दिखाओ।
टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की विस्कोसिटी होती है इंक्रीज। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है लिक्विड का, और ये कौन सा है, गैस का। वेपर भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है, ये चीज याद रखेंगे कि लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स और फ्लूइड। एंड वहीं पे ठीक है कि द विस्कोसिटी ऑफ गैस विल बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बाय विच द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल विल बी इंक्रीज, और वी कैन से दैट द विस्कोसिटी ऑफ गैस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज। समझ में आ रही है बात, पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, अभी हमने देखा है कि विस्कोसिटी हमने सारी समझ ली क्या है विस्कोसिटी, ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन भी समझ लिया है। अब हमने फ्लूइड्स देखने हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स कौन से हैं, डायलेटेंट फ्लूइड क्या है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड क्या है, कैसे बिहेव करता है, कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।